हेलो दोस्तों, मैं विवर वाजपेयी एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल यूपी रूरल क्लासेज में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके एग्जाम में संविधान के मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट से आने वाले क्वेश्चनों में एक पूर्वानुमान के साथ चर्चा करेंगे। और यदि आप वीडियो में आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप वीडियो अंत तक जरूर देखें और आप निश्चित मानिए कि ये वीडियो आपको विगत वर्षों में या आने वाले वर्षों में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में यदि मौलिक अधिकार से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो क्वेश्चन आपसे अछूता ना होगा। केवल आपको वीडियो अपने अनुसार देखना है, हो सके तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए या आप नेचुरल स्पीड में देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। पढ़ते हैं वीडियो में। जैसा कि आज हम टॉपिक लेके आए हैं मूल अधिकार। अब मूल अधिकार में पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। आप जब तक हम ये चर्चा करें तो आप वीडियो को नेचुरल स्पीड पे देखें और जैसे हम क्वेश्चनों की प्रकृति पे जाएंगे आप वीडियो को बढ़ा सकते हैं और फिर आप जैसा चाहें, आपको जैसा उचित समझ में आए। अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की या फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो सबसे पहले मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये देश लिए गए हैं अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए, अमेरिका से। कहाँ से लिया है? अमेरिका से। एक और बात, यदि आप हम कोई क्वेश्चन करें और आपको क्वेश्चन आ रहा हो तो आप उस क्वेश्चन को अपने मन में जरूर रिपीट करें। 2-3-4 बार जब तक हम ना बोल दें तब तक आप जरूर रिपीट करते रहें, आपका आईक्यू बढ़ेगा। तो किस देश से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। दूसरी बात, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं तो लेने का कारण क्या था? लेने का कारण ये रहा कि व्यक्ति का अगर व्यक्तित्व विकास में लाना है, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व लाना है, विकास में लाना है तो किनकी आवश्यकता पड़ती है? मूल अधिकारों की। दूसरा क्वेश्चन कि मूल अधिकार क्यों आवश्यक हैं? तो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के लिए या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने हेतु इनकी आवश्यकता पड़ती है? मूल अधिकारों की। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन की बात करेंगे हम। मूल अधिकार यूएसए से लिए गए, व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए लिए गए, तो ये हैं कैसे, इनकी प्रकृति क्या है? तो आप याद रखोगे इनकी प्रकृति है वाद योग। वाद योग मतलब अगर आपको मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे या आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हम बात करेंगे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप निश्चिंत रह के, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप अपील कर सकते हैं। तो कैसे हैं? वाद योग है। दूसरी बात, हमने प्रस्तावना में, अगर आपने वीडियो देखा होगा या आपने नहीं देखा है, आप ये वीडियो पे नए हो तो आप प्रस्तावना वाला मेरा वीडियो अवश्य देखिए। उस वीडियो में हमने 3 प्रकार के न्याय की बात की है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो कभी कभी वो क्वेश्चन पूछता है कि मूल अधिकारों में कितने प्रकार के न्याय मिलते हैं? तो मूल अधिकारों में या मौलिक अधिकारों में 2 प्रकार के न्याय मिलते हैं। एक तो मिलता है सामाजिक न्याय और एक मिलता है राजनीतिक न्याय। यानी मूल अधिकार आपको आर्थिक न्याय नहीं देते। कौन कौन से न्याय? सामाजिक और राजनीतिक न्याय मूल अधिकारों में प्राप्त होते हैं। और जबकि आर्थिक न्याय कहाँ मिलता है? तो हम जब अगला वीडियो की बात करेंगे मौलिक अधिकार खत्म करने के बाद, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जब उनकी बात करेंगे तो डीपीएसपी में सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलता है। लेकिन आप यहां याद रखोगे कि मूल अधिकारों में कितने प्रकार के न्याय मिलते हैं या मूल अधिकार कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख करता है? तो 2, सामाजिक और राजनीतिक। दूसरी बात, अब एक और क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण आ जाता है कि जो मूल अधिकार हैं ये राज्य के लिए कैसे हैं, किस स्वभाव पे हैं, और व्यक्ति के लिए किस स्वभाव पे हैं। तो मूल अधिकार राज्य के लिए तो नकारात्मक है, राज्य के लिए नकारात्मक है, यानी राज्य इनके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता, और व्यक्ति के लिए सकारात्मक है, यानी व्यक्ति ये काम करेगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। राज्य के लिए मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? तो नकारात्मक है, और व्यक्ति के लिए कैसी है? सकारात्मक है। इतना याद रखेगा। दूसरी बात करता है कि मौलिक अधिकार संविधान में रखे गए, यूएसए से लिए गए, संविधान में रखे गए, तो संविधान के किस भाग में रखे गए और किस अनुच्छेद में रखे गए, या किस भाग में रखे गए और किन किन अनुच्छेदों में रखे गए। तो भाग याद रखना है आपको, भाग तीसरा। कौन सा? तीसरा। और अनुच्छेद रखे गए 12 से 35 तक। अब ये 12 से 35 तक के अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार हैं और ये 12 से 35 तक के मौलिक अधिकार हमें पढ़ने हैं, यानी 12 से 35 अनुच्छेद पढ़ने हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी संघ व राज्य क्षेत्र में 1 से 4 अनुच्छेद तक, और 5 से 11 की हमने बात नहीं की, उसमें नागरिकता है। हम नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे तो उसमें नागरिकता की बात करेंगे।
ठीक, आपका एक सीक्वेंस चलेगा। हालांकि ये वाला महत्वपूर्ण हमें ज़्यादा लगा, इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, नागरिकता से उतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कुछ गिने ही चुने हुए क्वेश्चन बनते हैं 12-15, उनकी हम बात कर लेंगे। ठीक, तो भाग तीसरे में और कहाँ से कहाँ अनुच्छेद में, तो 12 से 35 तक के अनुच्छेद में। तीसरी बात, जब ये मौलिक अधिकार लाए गए, रखे गए, संविधान में रखे गए, तो प्रारंभ में इनकी संख्या कितनी थी, तो प्रारंभ में इनकी संख्या थी 7। तो वर्तमान में कितनी है, अगर 7 ही होती तो हम ये क्वेश्चन ही ना लाते। वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में है 6। वर्तमान कितनी है, 6। प्रारंभ में कितनी थी, 7, वर्तमान में कितनी है, 6। तो एक कोई ना कोई कम हुआ, तो पहले तो संख्या याद रखनी है, कितनी थी पहले, 7 मूल संविधान में, वर्तमान में कितनी, 6। यानी कौन हटा, तो संपत्ति का अधिकार। कौन हटा, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 31, जैसे हम क्रम पे आएंगे अनुच्छेदों की, उनकी हम बात करेंगे। अनुच्छेद पूछे तो 31, अधिकार पूछे तो संपत्ति का अधिकार। अब आपसे यह पूछेगा कि संपत्ति का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत कब हटा, तो आपको याद रखना है कि संपत्ति का मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में हटा। कब हटा, 1978 में। यहां लिख दें हम, नहीं लिखते, 44वें संविधान संशोधन के तहत कब हटा, 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा। तब सरकार किसकी थी, महत्वपूर्ण जाता है, सरकार किसकी थी, तो तब सरकार थी गैर कांग्रेसी सरकार, जनता दल की। और कौन पीएम थे, तो मोरारजी देसाई। पहले गैर कांग्रेसी नेता मोरारजी देसाई, जनता दल की सरकार थी। तो 44वां संविधान संशोधन कब होता है, 1978 में। किसकी सरकार में, जनता दल के। उस समय कौन था, तो मोरारजी देसाई। इतनी बात याद रहेगी। ठीक, आप वीडियो को यहीं पुश करके इतनी बात एक मन में रिकॉल कर लें। यदि आपको कहीं कुछ छूट रहा हो तो आप वीडियो को थोड़ा स्पीड में ला के देख लें। आप विश्वास मानिए कि आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर ना होंगे। ठीक, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको विश्वास अवश्य होगा। अब आगे बात करते हैं कि वर्तमान में कितने 6, तो वो वर्तमान में 6 हैं कौन कौन से, वर्तमान में वो 6 हैं कौन कौन से, वो हम देख लेंगे पीडीएफ के माध्यम से। और बाकी हम चर्चा, जैसे क्वेश्चन लाएंगे तो उसमें हम चर्चा करते रहेंगे। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो लगे कि नहीं ये लिख लें तो आप लिख सकते हो, अन्यथा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को ही आप 1-2 बार 3 बार देख लोगे, पर्याप्त हो जाएगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की बात कहां की गई, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट रखी जाती है, मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट रखी जाती है। इस नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों की बात कही गई सबसे पहले। ठीक, अब जो हमने बात की कि किस भाग में है, तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है, आपको रिपीट हो जाएगा। अब हमने बात की कि हैं कितने, 6 हैं, कितने 6। पहला कौन सा है, समानता या समता का अधिकार, समानता या समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक। कौन सा, समानता का अधिकार। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद आते हैं, तो 5, 14, 15, 16, 17, 18, ऐसे भी क्वेश्चन उसने पूछे हैं। हम आगे आपको क्वेश्चन लाएंगे। तो समानता का अधिकार 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, शोषण के विरुद्ध का अधिकार 2 अनुच्छेदों में है, 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, 25, 26, 27 और 28, 4 अनुच्छेदों में। आपको ऐसे बार बार याद नहीं करना कि 4, 3, आपको 25 से 28 ऐसे याद रखोगे, या आप 2-3 बार जब पढ़ोगे तो आपको स्वतः ही याद हो जाएंगे, ज़्यादा आपको उसमें जहमत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है ये 29 और 30। जैसे हम धार्मिक की स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उसी से रिलेटेड है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आराम से समझ में आ जाएगा। इसके बाद 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29-30 में बताया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 31 हमने हटा दिया, 31 हमने हटा दिया। तो अनुच्छेद जो 31 है वो संपत्ति का अधिकार था, जो कि अब समाप्त होकर कौन सा अधिकार बन गया है, वो बन गया है कानून विधि का अधिकार या कानूनी अधिकार 300 का में, अनुच्छेद 300 का में। किस संविधान संशोधन के तहत, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। इतना याद रहेगा। ठीक, अब आगे बात करें, पूरे हो गए 6 आपके मौलिक अधिकार है। कभी कभी इन्हीं में आपसे पूछ लेगा निम्न से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, समानता का, शोषण का, आर्थिक का, सामाजिक का, ऐसे करके ऑप्शन पूछ लेगा। और आगे क्वेश्चन हैं, आप वीडियो देख रहे होंगे, आपको क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। अब हम बात करते हैं एक एक अनुच्छेद की। हमने अनुच्छेद सीधे 14 से लिया है, तो हमने 12, 13 छोड़ दिया,
और उधर 32 तक गए हैं तो 33 34 35 छोड़ दिया। ये 12 13 और 32 33 सॉरी 33 34 35 इनमें कोई एक ऐसा बनता नहीं कि नहीं ये अधिकार, लेकिन ये भी हम पढ़ेंगे। इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। अब अनुच्छेद 12 में क्या है, सुनते चलोगे आप। अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में है, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, और यही हम बात करेंगे अनुच्छेद 36 में। जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तो याद रखना उसमें भी राज्य शब्द को ही परिभाषित किया गया है, और कहा गया है कि यहां राज्य का मतलब वही है जो अनुच्छेद 12 में है। अब अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया वो है क्या? तो राज्य शब्द के अंतर्गत वो सारे निकाय या संस्थाएं आती हैं जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अनुदानित होती हैं। राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती हैं, वो सारी संस्थाएं आती हैं। वो कोई भी संस्था हो, वो लिमिटेड फर्म भी हो सकती है, जैसे एलआईसी एक राज्य है, या जैसे कोई कारखाना होता है, कंपनी लिमिटेड होती है, वो राज्य है। यानी अब जब राज्य है तब वहीं तो ये सारे मौलिक अधिकार अप्लाई होंगे। ये सारे मौलिक अधिकार कहां अप्लाई होंगे? राज्य में तो ये अप्लाई होंगे। अब राज्य का मतलब केवल स्टेट थोड़ी ना कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये नहीं है। राज्य का मतलब ये तो है ही, राज्य का मतलब वो सारे कार्यस्थल, वो सारी संस्थाएं जो राज्य या केंद्र द्वारा वित्त पोषित होती हैं, वो सारी की सारी राज्य के अंतर्गत आती हैं। और वहां पे अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जैसे आप कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, अगर वहां पे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आप अपील कर सकते हो। ठीक, तो अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, खूब याद रखना है। अब अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 में 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 13 में 4 अनुच्छेद हैं, चारों को आपको आराम से समझना है। अनुच्छेद 13 का पहला अनुच्छेद क्या कहता है? वो कहता है कि ऐसी कोई विधि जो संविधान लागू होने से पहले की है और वह संविधान को बाधित कर रही है। संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949। इससे पहले की कोई ऐसी विधि, ऐसी रीत जो जब संविधान लागू हो गया उसके बाद संविधान को प्रभावित कर रही है, बाधित कर रही है, तो वो विधि स्वतः ही शून्य हो जाएगी, उस विधि का कोई मान्य ना रहेगा। ये अनुच्छेद 1 में है, याद रहेगा। अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में है कि राज्य संविधान के विरुद्ध कोई भी विधि ना बनाएगा। राज्य संविधान के विरुद्ध ऐसी कोई भी विधि ना बनाएगा जो संविधान को बाधित करे। दूसरे में, और 13 दूसरे में ही ये कहा गया है कि एक न्यायिक पुनरावलोकन, जब हम सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 137 पढ़ेंगे, यानी अपने विचार पर, अपने दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करना, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा, याद रहेगा। ठीक, और इसी का 13(2) का जो हमने कहा कि राज्य ऐसी कोई विधि न बनाएगा जो संविधान के विरुद्ध हो, यही मामला है जो 2013 का 3 तलाक सायरा बानो वाला मामला था। 2017 का 3 तलाक वाला मामला सायरा बानो, वो इसी पर आधारित था। 3 तलाक इसी को आधार मान के 3 तलाक खत्म किया गया है कि आप ऐसी अपने आप से कोई विधि क्यों बना रहे हो जो संविधान में नहीं है। संविधान में 3 तलाक का प्रावधान नहीं है, और उसी का आधार यूसीसी रहेगा। जो आप यूसीसी सुन रहे होगे तो किसी दिन हम यूसीसी के बारे में भी चर्चा करेंगे, उसके लाभ क्या है, उसकी हानियां क्या है, दोनों की बात करेंगे। और किसी वर्ग विशेष, किसी धर्म विशेष के लिए वो यूसीसी ना ही फायदेमंद है और ना ही हानिकारक है, दोनों बात करेंगे। ठीक, अब 13 पहला हो गया, 13 दूसरा भी हो गया। अब 13 तीसरा में क्या है? 13 तीसरे में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। विधि किसको परिभाषित किया है? विधि शब्द को। आपको इतना याद रखना है, सीधे पूछेगा विधि शब्द का उल्लेख या विधि शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, या तो 13 दे देगा या 13(3) दे देगा, याद रहेगा। अब 13(4) क्या है? 13(4) जो है वो 24वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन किए जाएंगे वो विधि शब्द को परिभाषित नहीं करेंगे। यानी अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन होंगे वो संविधान संशोधन विधि शब्द में परिभाषित नहीं होंगे, यानी वो विधि का मतलब उन पर प्रभाव नहीं होगा। और हमने बात की थी कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। एक साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। ठीक, तो 12 हो गया, अनुच्छेद 13 हो गया, 13 के 4 हो गए। अब अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में क्या कहता है? अनुच्छेद 14 में कहता है कि विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 14 में। विधि के समान समता और विधि के समान संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद में है तो 14 में। याद रहेगा, दोनों बातें याद रखना, विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता, समानता, जो भी बोल दो आप, एक ही बात है। अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में है कि राज्य का मतलब वही है कोई भी संस्था, कोई भी फर्म
राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव ना करेगा। ना तो धर्म के आधार पर करेगा, ना जाति के आधार पर करेगा, ना लिंग के आधार पर करेगा, ना मूल वंश के आधार पर करेगा और ना ही जन्म स्थान के आधार पर करेगा। राज्य ना करेगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है कि जो राज्य है वो लोक सेवाओं में सभी को समान अवसर देगा। कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जन्म स्थान का हो, राज्य क्या करेगा कि लोक सेवाओं में समान अवसर सभी को देगा, यानी भेदभाव ना करेगा। ठीक, अब अनुच्छेद 14 हो गया, अनुच्छेद 15 हो गया, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत विरोधी, यानी छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। कम से कम ये क्वेश्चन 12 से 15 बार बना है, 12 से 15 बार, और भिन्न भिन्न शब्दावलियों में। वो शब्दावलियां, सारी शब्दावलियां हम लेके आए हैं, आपको वीडियो आप देखते रहिए। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17 याद रहेगा। दूसरा 18 अनुच्छेद में क्या है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। आज उपाधियों के अंत में शिक्षा क्षेत्र और जो भारत सरकार जो सेना में जो उपाधियां दी जाती हैं वो तो मान्य है, बाकी उपाधियां अगर आप ले रहे हो तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, और नहीं तो वो कोई काम की ना होंगी। तो 14 समता व समानता वाला, विधि के समान संरक्षण या विधि के समान समता। 15 भेदभाव ना होगा, किस आधार पे? धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश, इन आधार पे भेदभाव ना होगा। 16 में क्या है कि जो राज्य है वो लोक नियोजन पे या लोक अवसरों पे सबको समान अवसर देगा, लोक सेवाओं में सबको समान अवसर देगा। 17 में क्या था? अस्पृश्यता का अंत होगा, छुआछूत वाला मामला खत्म होगा। 18 में क्या? उपाधियों का अंत होगा। अब अनुच्छेद 19 की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 यानी अगला जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, कहां से कहां तक है? 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में 6 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 6 अनुच्छेद। कितने? 6 अनुच्छेद। हालांकि वर्तमान में 4 ही 5 आप ज्यादा महत्वपूर्ण बचे हैं, बाकी हैं कितने? 6। पहला क्या है? पहला ही महत्वपूर्ण है, पहला ही महत्वपूर्ण है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 फर्स्ट ए, 19 फर्स्ट ए में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इसी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस समझते हो ना, ये अखबार, प्रेस व सूचना, आरटीआई, सूचना का अधिकार जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, ये शामिल किया गया है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन है? प्रेस और सूचना का अधिकार है। और इसी में 2004 का एक मामला था, नवीन जिंदल वर्सेस भारत संघ। इसमें क्या था कि आप अपने कार्यस्थलों पे झंडारोहण कर सकते हो। ये भी किसका भाग है? 19 फर्स्ट ए का, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आप अपने कार्यस्थल, अपने घरों पे झंडारोहण कर सकते हो। पहला फर्स्ट ए हो गया 19 फर्स्ट ए। 19 फर्स्ट बी में क्या है? 19 फर्स्ट बी में है शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सभा आयोजन करना। आप शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सभा का आयोजन कर सकते हो। ठीक। 19 सी में क्या है? फर्स्ट सी में क्या है? आप संगठन बना सकते हो, संघ या संगठन बना सकते हो, संघ या संगठन बना सकते हो। 19 डी में क्या है? आप भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो। 19 ई में क्या है? भारत में आप किसी भी कोने में निवास कर सकते हो, किसी भी कोने में निवास कर सकते हो। 19 एफ जो है वो खारिज है, क्योंकि इसमें संपत्ति वाला मामला था, उसको खत्म कर दिया गया है। जी में क्या है? जी में है कि आप व्यापार व व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र हो, आजीविका के लिए व्यापार व व्यवसाय कर सकते हो, अपने मन का कर सकते हो। 6 बातें आपको याद रहेंगी। पहला क्या है? वाक एवं स्वतंत्रता वाला। दूसरा क्या? आप संगठन बना सकते हो। दूसरा क्या है? दूसरा शांतिपूर्ण, आप धरना वगैरह कर सकते हो शांतिपूर्ण। तीसरा क्या? संगठन बना सकते हो। चौथे में क्या था? भारत भ्रमण कर सकते हो, चौथे में भारत भ्रमण। पांचवें में क्या? आप कहीं भी निवास कर सकते हो। छठवें में क्या है कि आप व्यापार व्यवसाय, जीविकापार्जन के लिए व्यवसाय व व्यापार कर सकते हो। ठीक। अनुच्छेद 20 में क्या है कि अगर आप अपराध सिद्ध हो जाता है, उस मामले में आपको कुछ अधिकार है। क्या अधिकार है? कि जिस समय अपराध किया है उसी के तहत आपको सजा मिलेगी। आपने जिस समय अपराध किया है उस समय जो कानून लागू है उसी के तहत आपको सजा मिलेगी। दूसरी बात, अब जो अपराधी है उसे स्वयं के विरुद्ध निर्णय देने की या स्वयं के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। स्वयं के विरुद्ध वो गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरी बात है कि एक अपराध के लिए केवल एक ही दंड होगा, एक अपराध के लिए केवल
एक ही दंड होगा। हालांकि इसका एक अपवाद मिलता है, 1895 के आसपास इंग्लैंड की कहानी मिलती है कि एक जॉन ली नाम का व्यक्ति था, उसको 3 बार फांसी में लटकाया गया था। एक 302 का केस था, मर्डर का केस था, उसके तो उसको 3 बार फांसी में लटकाया गया था और तीनों बार वो बच गया था। ठीक तो अनुच्छेद 20 में हो गया कि अगर आप अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसके मामले में आपको कुछ स्वतंत्रताएं हैं, उनका उल्लेख है। अगला बात करते हैं 21 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से सुनिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार किसमें है? 21 में। व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार किसमें है? 21 में। अब जीवन जीने के अधिकार को मरने के अधिकार से अलग कर दिया गया। ये नहीं कि आप जीवन जीने के आप मरने पे चले जाओ, नहीं, जीवन जीने का अधिकार व्यक्ति को है। अब जीवन जीने के अधिकार में क्या है? हाँ, एक कंडीशन हो सकती है कि बड़ी असाध्य बीमारी है या भौतिक उपकरणों से ही आप केवल जिंदा हो, कि आपकी ये मशीन लगी है, वो मशीन लगी है, ये है वो, तो आप उनको हटा दिया जाए, आप ना बचोगे तो आपको मृत्युदंड सरकार या सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देगी, अन्यथा आप मृत्युदंड या आत्महत्या अपराध है। दूसरा, अब जीवन जीने के अधिकार में क्या है कि जीवन जीने, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि शुद्ध वातावरण या शुद्ध जल का अधिकार किस अनुच्छेद से है? तो वो भी जीवन जीने के लिए तो है, अनुच्छेद 21। इसी में क्या है कि एक है विदेश यात्रा करने के लिए, विदेश यात्रा करने का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 21 में। शीघ्रता से कोई मामला है उसकी सुनवाई करने के लिए, अनुच्छेद 21 में। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न होता है वो किसमें है? अनुच्छेद 21 में। निजता का अधिकार, निजता यानी आपकी जो प्राइवेसी है उसका अधिकार किसमें? 21 में। निजता का कई बार पूछा गया है। और शुद्ध पर्यावरण का अधिकार किसमें है? 21 में। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है और आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखोगे। जब भी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन लगे कि नहीं ये जीवन जीने से संबंधित है, तो आप, ऐसे एक कर्नाटक की कहानी है कि एक व्यक्ति घर से ऑफिस के लिए निकला तो रास्ते में इतने ज्यादा खड्डे थे तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, कर्नाटक कोर्ट पहुंच गया, हाई कोर्ट। उसने कहा कि इतने खड्डे हैं और इन खड्डों में हम गिर के हमारी मृत्यु हो सकती है, मर सकते हैं, तो ये हमारे जीवन जीने के अधिकार के विरुद्ध है। तो आप ज़्यादातर देखोगे कि कुछ भी हो, नई सड़क बने ना बने, गड्ढों का पूरा गड्ढे जरूर भरे जाते हैं। आप जिस शहर में रहते होगे चैम्बर वगैरह अगर खुला है, हालांकि ये सब चीज़ें पता नहीं होती, अगर चैम्बर वगैरह खुला है, कोई ऐसा खड्डा है, कोई ऐसा ब्रेकर है, आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक, हालांकि पहले आप एक कोई स्थायी जॉब ले लें, इसके बाद ये सब बातें। लेकिन आपको संविधान पढ़ना होगा व्यक्तित्व के लिए। जो हमने पहली बात की कि व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास में संविधान या मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन पूरा का पूरा संविधान महत्वपूर्ण है, पूरा का पूरा संविधान। अभी तो केवल आप सिलेबस के अनुसार पढ़ लें और इसके बाद जब आप कहीं सेट हो जाए, आपकी जॉब लग जाए, अच्छी लग जाए और लग जाएगी, आप मेहनत करोगे, मेहनत करने वाले हो आप, एक ये सब चीजें जरूर पढ़िएगा। ठीक, अब बात करते हैं 21 हो गया। अनुच्छेद 21 में ही अनुच्छेद 21 में एक और जोड़ा गया, संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया 21A। इसमें क्या किया गया? शिक्षा का अधिकार रखा गया। पूछ लेगा, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है यह किस संविधान संशोधन के तहत रखा गया? 86वें संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में? 21A में। यह शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? तो शिक्षा का अधिकार भी अनुच्छेद 21A से संबंधित है। अनुच्छेद 22 की बात करें, 22 में क्या है कि व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है उसके संदर्भ में कुछ उसकी स्वतंत्रताएं हैं। जैसे आपको गिरफ्तार किया गया तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर किसी न किसी न्यायालय में प्रकट किया जाएगा या आपको उपस्थित किया जाएगा, आने रास्ते का जो समय है वो छोड़ के, याद रहेगा। दूसरा, व्यक्ति अपने पसंद के वकील कर सकता है। यदि आप ऐसी कोई बात है तो आप अपने पसंद का वकील कर सकते हो। ठीक, और ये बातें तो हैं, लेकिन ये सब बातें दुश्मन देश के लिए लागू ना होंगी या फॉरेनर के लिए लागू ना होंगी। अगर ऐसा कोई है कि नहीं आतंकवादी है, नक्सलवादी है, तो उनमें ये लागू ना होंगी। लेकिन बाद में याद रखोगे, अगर आप गिरफ्तार हो रहे हो तो कुछ आपके स्वतंत्रताएं होती हैं, वो आप क्या है कि आपको 24 घंटे के अंदर आपको उपस्थित किया जाएगा। दूसरा, आप वकील कर सकते हो। ठीक, अगला जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध, बहुत महत्वपूर्ण है, 23 और 24। अनुच्छेद 23 में क्या है? बालात श्रम। बलात् श्रम और बाल श्रम में अंतर है। 23 में बालात श्रम, 24 में बाल श्रम। 23 में बालात श्रम, बालात श्रम का होता है कि आप किसी से बलपूर्वक कार्य नहीं करवा सकते, बलपूर्वक, वही एक शब्द होता है बलात्कार, बलपूर्वक किया गया कार्य बलात्कार। ठीक, तो आप बालात श्रम क्या है कि आप किसी से जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते, बलपूर्वक या बिना मजदूरी दिए कार्य नहीं करवा सकते। और इसी में है मानव दुर्व्यवहार और मानव व्यापार पर रोक, ये भी किसमें है? 23 में। और बाल श्रम में क्या है कि छोटे बच्चों से, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, छोटे बच्चों से बाल श्रम निषेध वर्जित है, बाल श्रम निषेध है।
आप 14 वर्ष से छोटे बच्चों को कारखानों में या कार्य नहीं करवा सकते हो। ठीक, बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की। 25 से 28। 25 में क्या है कि 25 में प्रत्येक व्यक्ति को 3 शब्द हम बोलेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को, उन शब्दों की चर्चा इसमें भी है। प्रत्येक व्यक्ति को लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए, ये तीनों बातों को दिमाग में रखते हुए किसी भी धर्म को अपनाने की छूट है, धर्म का पालन करने की छूट है, धर्म के अनुरूप आचरण करने की छूट है, धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट है। अब लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, 3 बातें दिमाग में रखो। पूछ लेता है किन आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो किन आधारों पे है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य पर। यही मामला है, अगर आप पढ़ रहे होगे हिस्ट्री, तो एक संलेखना पद्धति चलती है जैन धर्म की, संलेखना पद्धति। उस संलेखना पद्धति के ही अंतर्गत पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था, लेकिन ये उनके धर्म का पालन था, धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता का हनन था संलेखना पद्धति। संलेखना पद्धति में होता है कि जब अंतिम समय समथिंग 75-80 की उम्र आती है, तो जो संलेखना पद्धति करने वाला व्यक्ति होता है वो खाना पीना सब छोड़ देता है। तो समथिंग ये मान लो कि महीने या 25 दिन या महीने या 1.5 महीने में उसकी मृत्यु हो जाती है, और अपने हाथ से अपने शरीर के सारे बालों को उखाड़ता है, वो व्यक्ति उखाड़ते हैं। ठीक, आप देखोगे, डालना कभी यूट्यूब पे फुर्सत में बैठना संलेखना पद्धति, तो बहुत इंटरेस्टेड है। या आपने जब जैन धर्म पढ़ा होगा तो उसमें यही संलेखना पद्धति के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। ठीक, तो 25 याद रहेगा। और इसी के तहत जो सिख धर्म के अनुयायी होते हैं वो कपाड़ वगैरह रखते हैं, इसी के तहत। दूसरा क्या है 26 में, क्या है 26 में है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य आप करना चाह रहे हैं तो चंदा वगैरह होता होगा, जहां आप जिस क्षेत्र में होगे चंदा वगैरह होता होगा धार्मिक कार्यों के लिए। अभी जन्माष्टमी निपटी है, तो अगर आपके यहाँ आसपास कोई मंदिर वगैरह होगा, अगर आप उसमें भाग ले रहे हो तो चंदा वगैरह होगा, तो चंदा आप कर सकते हो, चंदा कर सकते हो 26 के तहत। धार्मिक 27 में क्या है, धार्मिक कर निषेध, जैसे जजिया कर, जजिया करता या जबरदस्ती चंदा नहीं ले सकते, धार्मिक कर निषेध है, जबरदस्ती भी नहीं ले सकते, इच्छा है तो दो, नहीं इच्छा है तो ना दे। ठीक, 28 में क्या है, धार्मिक शिक्षा, यानी किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती, किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन इसी का खंडन हो जाता है 29 और 30 में, 29 और 30 में। तीनों चारों को समझ में आया, धार्मिक स्वतंत्रता के चारों अनुच्छेद समझ में आए, 25, 26, 27 और 28। अब शिक्षा व संस्कृत के अधिकार में क्या है, अनुच्छेद 29 और 30। इसमें क्या है, 29 में क्या है कि जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक में केवल इस्लाम धर्म के अनुयायी नहीं आते, अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं। अल्पसंख्यक जो हैं वो अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति के पालन व रक्षा के लिए, संस्कृति के पालन व रक्षा के लिए एक विशेष अधिकार रखेंगे, अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति के पालन के लिए विशेष अधिकार रखेंगे। और उन्हीं का पालन करने के लिए अनुच्छेद 30 बना, क्या बना कि अल्पसंख्यकों को अपने धर्म की शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार है। तभी जो मदरसा है वो इसी का है। अपने यहाँ इस्लाम मुसलमान मानने वाले भाई लोग वो अल्पसंख्यक में आते हैं, उसी के तहत मदरसे हैं। और जबकि 28 में क्या है कि धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है, लेकिन मदरसे में क्या है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो 30 क्या है, उसी का खंडन है। 31 में कुछ है नहीं। 32 में बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा जिस अनुच्छेद को कहा है, 32 को कहा है, जिस अनुच्छेद को कहा है 32 को क्या है। इसमें क्या है, यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें और हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिटें जारी करता है। क्वेश्चन बनता है कि किस संदर्भ में या किस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट सुपर है या ज्यादा शक्तिशाली है, तो रिट जारी करने में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल 5 प्रकार की और हाई कोर्ट 6 प्रकार की। तो सुप्रीम कोर्ट जब 5 प्रकार की रिटें जारी करता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत, और जब हाई कोर्ट जारी करता है तो अनुच्छेद 226 के तहत। याद रखोगे, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। वो पांचों रिटें या वो 6 रिटें कौन कौन सी है, 5 तो दोनों की सेम है, एक अलग है हाई कोर्ट की। तो 5 पहले देखिए। पहले क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और आप इनके इंग्लिश भी याद रखोगे, कभी कभी वो सीधे इंग्लिश में पूछ लेता है। तो हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। इसमें क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को निजी या सार्वजनिक व्यक्ति द्वारा बंदी बनाया गया है, आपको किसी ने अपहरण कर लिया है या आपको सरकार ने या कानून या पुलिस किसी ने भी आपको बंदी बना लिया है, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, उस संदर्भ में कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगी। दूसरा क्या है, परमादेश।
परमादेश मतलब मेंडिबस। मेंडिबस परमादेश मेंडिबस का मतलब होता है कि न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी या संस्था के खिलाफ, यानी परमादेश होता है कि न्यायालय ये कहती है कि हम आपको आदेश देते हैं कि वो किसको देगा, किसी न्यायालय को देगा, न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी को या संस्था को आदेश दिया जाएगा परमादेश के तहत। ठीक। उत्प्रेषण में क्या है, उत्प्रेषण में है सरसोरी कहते हैं उत्प्रेषण को। इसमें क्या है कि किसी सूचना को प्रेषित करना किसी सूचना को, या अधीनस्थ न्यायालय से ऊपर वाले न्यायालय को अपने पास मामला मंगवाने पर उत्प्रेषण। यानी किसी निम्न अदालत पे कोई न्यायालय मामला चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि इसमें मामला सही नहीं है, तो वो उच्च न्यायालय या उससे ऊपर वाला न्यायालय वो मामला अपने पास मंगवा सकता है। प्रतिषेध क्या है कि किसी न्यायालय को, जब न्यायालय कोई ऐसा आदेश दे दे जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है, उस संदर्भ में उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करता है। जैसे जिला न्यायालय या सेशन न्यायालय कोई ऐसे अधिकार दे, ऐसे निर्णय दे दे। अधिकार परीक्षा क्या है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो उस पद के लायक नहीं है और पद को धारण कर लेता है, तब न्यायालय पूछता है कि आपने किस आधार पर इस पद को धारण किया है, तो उसको क्या कहते हैं, को वारंटो। और हाई कोर्ट 5 हो गई। हाई कोर्ट जो 6वीं जारी करती है वो इंजेक्शन का मतलब है कि यदि जब तक व्यक्ति दोष सिद्ध नहीं होता, आप जेल में हो, आप कैद में हो, आपका दोष सिद्ध नहीं हुआ है, आप अपराधी नहीं हो, अभियुक्त हो, तो आप अपील कर सकते हो कि नहीं हमें ये काम करना। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम पे कोई चार्ज लग जाए, हम जेल चले जाएं और दोष सिद्ध ना हो, केवल मुकदमा चल रहा हो, तो और हमारा कोई एग्जाम आ जाए, तो हम अपील करेंगे न्यायालय में कि महोदय लॉर्ड हमें ये काम है, हमारा एग्जाम है और हमें अनुमति दी जाए। कोर्ट आपको अवश्य अनुमति देगी जब तक आप दोष सिद्ध नहीं होते हो। ठीक, तो याद रहेंगी 5 6। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 33 की। 33 जो अनुच्छेद 19 का तीसरा था, यानी आप संगठन बना सकते हो, लेकिन अगर आप सरकार के आदमी हो, आप सरकारी जॉब पे हो, तो ये काम नहीं कर सकते। किसके तहत, अनुच्छेद 33 में ये मना किया गया है। 34 में क्या है, 34 में है कि जब सैन्य शासन स्थापित हो जाता है, सैन्य शासन स्थापित हो गया, राष्ट्रीय शासन लग गया या राष्ट्रीय आपात लग गया, वित्तीय आपात लग गया, उस समय जो कानून बनाएगी मौलिक अधिकारों के संदर्भ में वो संसद बनाएगी। किसके तहत, 34 के तहत। 35 में क्या है, 35 में है कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्ति केवल किसके पास है, संसद के पास है। किसके पास, परिवर्तन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन ना होगा, नकारात्मक प्रभाव ना आएगा, क्योंकि उसकी समीक्षा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगी। तभी संविधान का प्रहरी किसको माना गया है, सुप्रीम कोर्ट को। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो ये मामले है ही है। ठीक, अब बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। क्वेश्चन में बात करेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद जो है वो भारतीयों को प्राप्त है, कौन कौन से अनुच्छेद जो है वो भारतीयों को प्राप्त हैं। तो पहला होगा अनुच्छेद 15 में क्या था कि जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ना होगा। जो केवल किसमें, भारतीयों पे है। अगर कोई विदेशी है तो उसमें भेदभाव होगा। 16 अनुच्छेद 16 में क्या है कि लोक नियोजन पर सबको समान अवसर मिलेगा, केवल भारतीयों में। विदेशी है तो उसको अवसर ना मिलेगा नौकरियों में। 19 में क्या है, 19 में कि जो भारतीय है वो कहीं भी घूम सकते हैं, विदेशी नहीं। 19 में क्या, विदेशी मामला वाक्य एवं अभिव्यक्ति का मामला था, कोई विदेशी भारत के विषय में क्यों बोल सकता है, ना बोलेगा। ठीक, तो 19 में 29 30 यानी जो संस्कृति का अधिकार था, धार्मिक संस्कृति वाला जो अधिकार था, वो केवल 29 और 30 में केवल भारतीयों के, जो भारतीय अल्पसंख्यक है, विदेशी अल्पसंख्यक नहीं, जो भारतीय अल्पसंख्यक है वो अपनी धार्मिक शिक्षा के लिए, लिपि के लिए, भाषा के लिए, संस्कृति के लिए अपना कार्य अलग से कर सकते हैं। ठीक, अगर वीडियो यहाँ तक आपको अच्छा लगा हो, और मुझे उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको यहाँ तक अवश्य ही अच्छा लगा होगा, तो अब इसके बाद हम सीधे क्वेश्चनों की बात करते हैं। और जो ये पीडीएफ आपको दिख रही है, ये सारी की सारी पीडीएफ की बात हमने मौखिक कर ली है। ठीक, ये बात आप याद रखना कि मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका में किससे की गई है, अधिकार बिल से। और इन्हें अमेरिका की क्या है, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक या स्वाभाविक, और मौलिक अधिकार कैसे हैं, अप्रतिदेय, यानी इन्हें हटाया नहीं जा सकता, अप्रतिदेय, इन्हें हटाया नहीं जा सकता। ठीक, बाकी सारी की सारी चर्चा जो हमने ये की है, ये सारी की सारी चर्चा हमने एक विस्तार रूप में कर रखी है। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आप निश्चित ही आराम से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब हम सीधे बात करेंगे क्वेश्चनों में। कोई इस वाले पीडीएफ से ज़्यादा ही चर्चा हमने कर दी है, आप बिल्कुल विश्वास मानिए, उससे ज़्यादा ही चर्चा है। अब बात करते हैं क्वेश्चनों की। क्वेश्चन इधर उधर है, पहला कहीं है, दूसरा कहीं, वो हमने अरेंज किया है कि आपको पहले कौन सा चाहिए। कह रहा मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार
क्या है की जगह हो जाना चाहिए कैसे हैं, तो मौलिक अधिकार हैं वाद योग। कैसे हैं? वाद योग। यानी अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप क्या करोगे? अपील कर सकते हो। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? कह रहा भारतीय सरकार ने मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 28 में समर्थन करती है। बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों का प्रश्रय दिया था? नहीं। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आप पढ़ोगे तो वहां ऐसी कोई बात नहीं आती। अगस्त प्रस्ताव में मूल अधिकार की कोई बात ही ना कही गई थी। ये कहा गया था कि आप अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है या संविधान का निर्माण पढ़ा है तो उसमें ये बात पढ़ी होगी कि द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दो, हम आपको करेंगे। क्रिप्स मिशन में क्या कहा गया था? क्रिप्स मिशन में कहा गया था हिंदू और मुस्लिम को समानता के साथ भाग दिया जाएगा। ठीक, वो विभाजन की बात ऐसी लीक डाल रही थी, तो सब गलत है। कौन सा सही है? केवल ये, यानी नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी। आप व्याख्या पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार क्या है? यानी कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। बिल्कुल है। कुछ प्रावधान है जिसके तहत कुछ अनुच्छेदों को निलंबित किया जा सकता है, कुछ को नहीं किया जा सकता। जैसे कभी भी अनुच्छेद 20-21 निलंबित ना होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक, और 21 तो किसी हालत में हो ही नहीं सकता, तो ए नंबर सही है इसका। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट, हाँ थोड़ा सॉरी, ये ज़्यादा बेटर है कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। कब किए जाएंगे? आपातकालीन स्थिति में थोड़ा सा निलंबित हो सकते हैं। जो बेस्ट ऑप्शन देखेंगे वो हम थोड़ा देखा करेंगे। बेस्ट ऑप्शन आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन सारे के सारे निलंबित नहीं होते, ये आप याद रखोगे। कह रहा कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहां से कहां तक है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख 12 से 35 भाग 3 में है। आप क्या क्या पढ़ सकते हो। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा, देखो हम चर्चा की थी, सेम 5 अनुच्छेदों द्वारा। कौन कौन से अनुच्छेद? कहां से? 14 से 18, 14 से 18। अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार या समता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? किसके अंतर्गत दिया गया है? तो 14 के अंतर्गत है, 15 के अंतर्गत है, 16 के अंतर्गत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 2, 3 और 4। 13 में क्या है? वो विधि वाले मामले हैं, आप उनको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा दिया गया है। सेम रिपीट हुआ क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। 14 से 18 के बीच का है ये, 14 से 18 कई बार आया है। ठीक, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण, विधायी सत्ता पर विधि के संरक्षण या विधि के समान समता, कौन सा? अनुच्छेद 14। कह रहा निम्न में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण? रिपीट हुआ है क्वेश्चन 14 कई बार। वही क्वेश्चन एग्जाम सेटर, पेपर सेटर वही क्वेश्चन रिपीट कर करके रखता है। आप विश्वास मानिए कि आपने अगर ये वीडियो देखा है या देख रहे हैं, निश्चित ही आउट ऑफ क्वेश्चन ना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन डिक्टो क्वेश्चन मिलेगा। विधि का नियम है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य। पहले ही ज्यादा बेटर समझ में आ रहा है, पहले ही सही है ए नंबर। अब व्याख्या पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन, धर्म आदि के आधार पर अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर किस प्रकार की स्वतंत्रता का हनन होगा? समता का, समता का, डी नंबर। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? आरक्षण की सुविधा जनजाति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद ये 15(4) की बात कर देता है। हालांकि इतना विस्तार नहीं बताए हैं, लेकिन आप परेशान ना होइए, ये 15(4) की बात कर देता है और 16 की भी बात कर देता है। 15 में भी है और 16 में भी है, याद रखोगे आप। ठीक, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रावधान, ये वही क्वेश्चन रिपीट है अनुच्छेद 14 के तहत, 15 और 16 के तहत। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? आर्थिक समानता। आर्थिक समानता की बात ही नहीं करती है, क्योंकि तीन प्रकार के न्याय थे, उनमें 2 प्रकार का उल्लेख मिलता है, सामाजिक और राजनीतिक मौलिक अधिकारों में। आर्थिक की बात ही नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान अधिकार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकती है। बिल्कुल, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रस्तावित की जाएगी। बिल्कुल, तभी तो है कि ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षण की बात है, तो वो
क्या है, असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार, और जो वो असमान लोग हैं उनमें सेम कानून लागू होगा। अगर कोई 80 है तो सारे 80 में सेम कानून। ठीक, थोड़ी तबीयत नासाज है इसी वजह से, तो दोनों सही है और दोनों व्याख्या करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? वो सक्षम किया है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, सही है। और कह रहा है एक को संविधान के अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने पर, एक को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ने पर, तीनों जब अनुच्छेद 14 को पढ़ोगे, 16 को पढ़ोगे और समाजवादी पढ़ोगे, तीनों एक साथ किसकी बात करते हैं? समान कार्य के लिए समान वेतन की। हालांकि अनुच्छेद जब हम 39 की बात करेंगे तो उसमें इसकी बात करेंगे डीपीएसपी पे। ठीक, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का अंत? 16। 14 में क्या है? विधि के समान संरक्षण। 21 में क्या है? निजता का, जीवन जीने का। 29 में क्या है कि अल्पसंख्यक जो हैं वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृत को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का छुआछूत, अस्पृश्यता बात है कि 18 में उपाधियों का, 16 में लोक नियोजन पर समान अवसर सबको मिलेंगे, 15 में भेदभाव न होगा, लिंग, धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न होगा। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? अरे भैया, अस्पृश्यता, किसमें? अस्पृश्यता। कैसा क्वेश्चन घुमा रहा है? कह रहा निम्नलिखित में से निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता यानी अस्पृश्यता का उल्लेख किस मौलिक अधिकार में है? 17 में 17 किसके अंतर्गत आता है? समानता या समता के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत? डी नंबर। किसके? डी नंबर। कह रहा भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? भिन्न वर्ग में आता है, देखो भाई 14, 15, 16, 19। 19 किस में आता है? स्वतंत्रता वाले में। बाकी ये किस में आते हैं? समता वाले में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, 16 से 19 नहीं, 17 से 20 नहीं, 19 से 22 ये नंबर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? अनुच्छेद 19 का फर्स्ट ए, फर्स्ट बी में क्या? आप शांतिपूर्वक क्या कर सकते हो? धरना कर सकते हो। तीसरे में क्या है? अनुच्छेद फर्स्ट सी में कि आप संगठन बना सकते हो। चौथे में क्या है? आप घूम सकते हो। पांचवें में क्या है? निवास कर सकते हो। छठवें में क्या है? आप जीविकोपार्जन के लिए व्यापार व्यवसाय कर सकते हो। आप रिकॉल कर सकते हो अपने हिसाब से भी। भारत के संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता? अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, अपने घरों पे झंडारोहण करना, नवीन जिंदल मामला 2004, वो सब किसमें? 19 में। 20 में क्या है कि आप अगर दोष सिद्ध वाला मामला हो रहा है उसके तहत कि आपको एक अपराध के लिए एक सजा और वो सजा उसी समय लागू कानून के आधार पे। 21 में क्या है? जीवन जीने का। 22 में क्या है कि अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो उस दौरान, आपकी गिरफ्तारी के दौरान कौन कौन सी स्वतंत्रताएं होंगी। ठीक, अंतिम क्वेश्चन हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो, अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो आपको वीडियो निश्चित ही अच्छा लगा होगा। इसके पार्ट हम 2 और 3 में भी लाएंगे। इसमें थोड़ा एक्सप्लेन हमने किया है, इस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन आपसे उम्मीद है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे और आप एक रणनीति के साथ हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपका सिलेक्शन विगत वर्षों में अवश्य ही होगा। मिलते हैं इसी पार्ट के मौलिक अधिकार के सेकंड पार्ट में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।